नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। बशीर बद्र का एक शेर है, मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। ये जो बेबसी है कई वजहों से कई शक्लों में होती है और कुछ लोग कहते हैं कि समाज का जो आधा हिस्सा है मर्दों का, वो कई दफ़ा और बारहा बेबस दिखता है क्योंकि कानून उसके खिलाफ है और महिलाएं उसका गलत इस्तेमाल करती हैं। अमूमन महिलाओं के हक में आवाज़ उठती रही है। बहुत सारी संस्थाएं उनके नाम की हैं, उनकी खातिर हैं। मर्दों के पक्ष में इस तरह की बातें कम हैं। लेकिन एक ऐसा नाम है जिसने हिंदुस्तान में अपनी जगह, अपनी पहचान बनाई क्योंकि उसने मर्दों के लिए महिलाओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। उनका मानना है कि जो कानून बना और बहुत सारे कानून जो औरतों के अधिकार, उनकी सुरक्षा, मान मर्यादा की खातिर हैं, उनका गलत इस्तेमाल मर्दों के खिलाफ होता है। इसलिए उनको कई तरह से देखा जाता है। उनके साथ खड़े होना जितने हैं, उससे कहीं ज़्यादा विरोधी हैं। नाम है दीपिका नारायण भारद्वाज। दीपिका, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी। ये कैसे सोचा कि मर्दों के लिए भी कोई आवाज़ होनी चाहिए? आपने जिस शेर से शुरुआत करी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगा और मेरी ज़िंदगी की आप बीती है। हुँ, एक बेबसी महसूस हुई आज से 12 साल पहले, जब अपने सामने एक ऐसा इल्ज़ाम अपने ऊपर लगते हुए देखा जो सरासर झूठ था। और जब उसके बारे में जानना शुरू किया तब पता चला कि लाखों परिवार हैं जो इसी तरह के इल्ज़ामों का दंश झेल रहे हैं, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। हुँ, जब कोर्ट में गई बात और अपने सामने एक महिला को ये कहते हुए सुना कि तुम्हारे को डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ तो सारे कानून हैं, तो एक दिमाग में कौंधा कि गलत करके भी सारे कानून इन्हीं के साथ हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। पर उसके बाद पता चला कि ऐसा ही है। 2011 से पहले यशवंत जी, मैं एक ऐसी महिला होती थी जो अगर अपने सामने किसी महिला के साथ कुछ गलत होते हुए देख ले तो खुद जाके उसके लिए लड़ाई लड़ेगी, थप्पड़ मार देगी या आवाज़ उठाएगी। लेकिन 2011 में मुझे पता चला कि महिलाओं के लिए जो कानून बने हुए हैं और जो बहुत सारे कानून बने हुए हैं, उसका बहुत सारी महिलाएं जो हैं गलत इस्तेमाल कर रही हैं। और वो जो बेबसी थी उसने आवाज़ उठाने की जो है। कई दफ़ा हमने ऐसे मामले देखे हैं कि आप साथ रह रहे हैं जी। और 2-3 साल तक आपने वैसे ही ज़िंदगी गुज़ारी है। अचानक थाने पहुँच जाती हैं और कहती हैं कि इन्होंने मेरा बलात्कार किया। इस तरह के मामले भी आपके पास आए होंगे? एक ऐसा मामला हुआ जिसमें पूरी ज़ोर लगा के मैंने और उसको एक्सपोज़ किया, और उसके बाद तो पता नहीं कितने मामले ऐसे आ चुके हैं जहाँ पे एक लड़की एक ही साल में गुड़गाँव में 9 अलग-अलग लड़कों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती है हुँ, कि उन्होंने उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9 एक ही साल में। तो आप सोचिए, ऐसे-ऐसे महीने थे जिसमें एक ही महीने में वो लड़की 2-2 पुरुषों के ऊपर बलात्कार का इल्ज़ाम लगा रही थी। और ये अकेला मामला नहीं है। इस महिला को अरेस्ट करवाया हम लोगों ने क्योंकि वो कानून का दुरुपयोग कर रही थी। फिर एक जबलपुर में मामला निकला। वहाँ पे एक ही महिला ने 7 मुकदमे लगाए 7 अलग-अलग लड़कों के ऊपर कि इन सब लोगों ने उसको शादी का झांसा देकर उसका बलात्कार किया। और आप मानेंगे यशवंत जी, मैंने उस लड़की की वीडियो भी शेयर की। हुँ, हँस-हँस के बोल रही है उस वीडियो में कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन कानून ऐसा है कि मैं जो बोलूँगी उसी का विश्वास किया जाएगा। और 376, अब तो हालाँकि धारा बदल गई है, बदल गई। लेकिन बलात्कार का जो कानून है 376, तो कहती 376 में लड़की को सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो बोले वही सबूत है, और हमारा कानून एक्चुअली में ऐसा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदमी को बरी किया है, हुँ, 73 ईयर ओल्ड, हुँ, 72 साल का वो आदमी, उसके साथ एक रिलेशनशिप में महिला थी पिछले 31 सालों से, और उसने रेप केस फाइल किया ये कह के कि उसको 31 साल तक शादी का झांसा दिया गया। मजाक बन के रह गया है हमारा लेकिन ये बलात्कार का कानून हमारा कानून। ऐसा कैसे है कि हम 30 साल तक या 10 साल तक या 5 साल तक किसी भी आदमी के साथ रह रहे हैं, तो फिर वो बलात्कार कैसे है? जैसा उस लड़की ने कहा जिसने 7 केसेस फाइल करे हुए थे, 376 में जो महिला बोले वही
सबसे बड़ा सत्य है और हमारी कोर्ट कहती है कि महिला का बयान ही सब कुछ है, तो महिलाएं धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रही हैं। बेसिकली कंसेंशुअल पूरा का पूरा रिलेशनशिप हो, लेकिन उसमें एक ये ऐड कर दो कि शादी का झांसा दिया गया, तो फिर वो बलात्कार की श्रेणी में आ जाता है। पहले तो बलात्कार इसको कहा जाता था, अब एक धारा नई ऐड कर दी है भारतीय न्याय संहिता में, सेक्शन 69 जिसको कहा जाता है। उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई महिला के साथ कोई पुरुष शादी का झांसा देता है या जॉब का झांसा देता है या प्रमोशन का झांसा देता है और शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि अगर एक महिला के पास, जैसा हम कहते हैं आज के समय पे, सशक्त महिला अगर कोई है, तो अगर कोई आदमी उसको कह रहा है कि आप मेरे साथ सो जाइए, मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, वो महिला उसी समय उसको चांटा मार के और उसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। लेकिन आप नौकरी भी ले लें या नौकरी के झांसे में किसी के साथ सो भी जाएं और उसके बाद अगर नौकरी नहीं लगी तो आप इस कानून का इस्तेमाल कर लें। मुझे लगता है जो सेक्सुअल वायलेंस है, जो सेक्सुअल असॉल्ट है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है बहुत बुरी तरह से। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बहुत ही प्यारी जजमेंट आई है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उन जज साहब का जिन्होंने जजमेंट पास की है। एक महिला जींद की 19 मॉलेस्टेशन केसेस फाइल कर चुकी है, मॉलेस्टेशन और रेप केसेस 19, सिर्फ जींद हरियाणा में। हम हरियाणा को मानते हैं कि बहुत ही महिलाओं के खिलाफ यहाँ पे इतना ज़्यादा होता है, पर हरियाणा जैसे स्टेट में भी इतने सारे केसेस हैं जहाँ पे एक ही महिला 8 केसेस, 10 केसेस, और ये जैसे मैंने आपको बताया 19 मॉलेस्टेशन और रेप केसेस फाइल कर चुकी थी। एक ही महिला तो एक ही महिला और अलग अलग पुरुषों के ऊपर। और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये महिला जो अपना 20वां केस फाइल करने वाली थी शायद, ये खुद हाई कोर्ट में गई ये कहते हुए कि मेरा केस रजिस्टर नहीं हो रहा है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि 19 केस आप फाइल कर चुकी हैं, कानून का मजाक उड़ा के रख दिया है आपने। उन्होंने डीजीपी साहब को कहा कि इस महिला के खिलाफ कानूनन जो भी एक्शन बनता है वो लिया जाए। और जज साहब ने कहा कि इस समय पे बहुत सारे इस तरह के झूठे केसेस आ रहे हैं और ये जो एक्चुअल महिलाओं के साथ गलत होता है उनके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है, क्योंकि एक विश्वास जो है, एक जो प्रोटेक्शन जो है, वो कहीं ना कहीं डेंट होती है। फिर इंसान को ये लगता है कि ये भी झूठ बोल रही होंगी, ये भी झूठ बोल रही होंगी। तो पुरुषों के साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हो ही रहा है यशवंत जी, इन झूठे केसेस की वजह से। जो एक्चुअल विक्टिम्स हैं उनके साथ भी गलत हो रहा है। धारा 498 का हम एग्जाम्पल लें तो 1983 में ये लॉ आया था। इसका इतना बेजा इस्तेमाल हुआ 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल टेररिज्म बोला। दहेज विरोधी कानून की बात कर रही हैं 498A। हाँ जी, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस धारा का जो दुरुपयोग है वो लीगल टेररिज्म की तरह है, और एक्चुअल में लीगल टेररिज्म की तरह है। किसी परिवार को ख़त्म करना हो तो 498A लगा दिया जाता है शादी में। मार्टर्स ऑफ मैरिज मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई सबसे पहले जब मैंने शुरुआत करी, तो धारा जो 498A है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। उसमें 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें उस इंसान ने अपनी जान ले ली। शुरुआत उस डॉक्यूमेंट्री की सैयद अहमद मखदूम से है, और शायद इस फिल्म को बनाने की जो मेरे में फायर है या कह लें जो एक मोटिवेशन है, वो जब मैंने पहली बार सैयद अहमद मखदूम की वीडियो देखी, बेंगलोर से थे वो, उनका 4 साल का बेटा था, उनके ऊपर झूठा 498A का केस लगा। 7 मिनट की वीडियो छोड़ के गए वो। सोशल वर्कर थे और महिलाओं के अधिकारों के ऊपर काम करते थे। तो जो चोट उनको लगी कि उन्होंने ज़िंदगी अपनी जो है महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते हुए बिता दी और उनको दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस का एक्यूजेशन फेस करना पड़ा और अपने बच्चे से वो नहीं मिल पाते थे, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसे ही मनोज हैं, ऐसे ही अवधेश यादव हैं, 2 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़कर गए। उनकी कहानी है मार्टर्स ऑफ मैरिज में, और उसमें उन्होंने बाकायदा लिखा कि मैं मरते हुए हमारी लॉ कमीशन को, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन को यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कम से कम कोई इल्ज़ाम लगाती है महिला तो उसकी इन्वेस्टिगेशन तो कर लीजिए। 498 का मिसयूज़ इस स्तर पर आ गया कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट को एक गाइडलाइन पास करनी पड़ी कि अब इमीडिएट अरेस्ट इस कानून में नहीं होंगे।
तो अब ऐसे भी केसेस हैं यशवंती जहाँ पे एक्चुअल में महिला के साथ मार पिटाई हो रही है, दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि कानून का इतना ज़्यादा मिसयूज़ हो गया, अब इमीडिएटली ना तो एफआईआर दर्ज होती है, अरेस्ट भी जो है आदमी का होना बहुत मुश्किल है। तो कानून जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वो तो फेल हो गया ना, क्योंकि इतना ज़्यादा मिसयूज़ हुआ उस कानून का। दीपिका की एक फिल्म है मार्टिस ऑफ मैरिज और एक डॉक्यूमेंट्री है इंडिया सन्स, और ये दोनों मर्दों के हक में हैं। उनका उत्पीड़न होता है कानून के ज़रिए, और ये बात सही है कि भले ही घटनाएं थोड़ी हों, लेकिन उन घटनाओं से जो वाजिब घटनाएं होती हैं, मामले होते हैं, उनको बहुत संदेह की नज़र से देखा जाता है। आज की तारीख में एक नया खतरा है, डेटिंग ऐप। ये बहुत सारे चलने लगे हैं, जी। और पता चलता है कि भाई साहब गए थे और फिर उसके बाद उनका एक वीडियो आ गया। वो कई महीनों तक पैसे देते रहे, बाद में आखिरकार पुलिस के पास जाना पड़ा कि अब मेरे पास कुछ है नहीं और ऐसा-ऐसा है। यशवंत जी, मैंने पिछले 2-3 महीने में 3 डेटिंग ऐप स्कैम्स एक्सपोज़ किए हैं। कुछ क्लब्स बंद भी हो गए हैं मेरे एक्सपोज़े की वजह से। फ़ेज़ेज़ में हो रहा है डेटिंग ऐप के स्कैम जो चल रहे हैं। एक तो फ़ाइनेंशियल स्कैम है जिसमें अ, महिला जो है आपसे डेटिंग ऐप पे मिलेगी, आपको एक स्पेसिफ़िक क्लब में मिलने के लिए बोलेगी, वहाँ पे जाके 7-8 बहुत ही एक्सपेंसिव शॉट्स वो मार लेगी, जो कि फ़ेक लिकर होती है, वो रियल लिकर नहीं है, क्लब के साथ एंगेज्ड होती हैं अच्छा। लड़कियाँ। और उसके बाद वहाँ पे बिल आ जाएगा 35,000 का, 40,000 का, और लड़का बेचारा मतलब देखता ही रहेगा और वो ऑर्डर करती जाएगी, और 45 मिनट्स मैक्सिमम टू एन आवर वो उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी, और उसके बाद कोई बहाना बनाएगी कि मुझे तो घर से कॉल आ गया या मेरा भाई मुझे लेने आ गया, और वहाँ से निकल लेगी, और उस लड़के को ही पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दे यानी तो उसको बहुत पानी बुरी के तरह से 50,000 रुपए जी, पानी के 50,000 कुल रुपए। मिलाकर के आप ये कह रही हैं। जी, जी। और बहुत ही मैसिव लेवल पे एक चल रहा है। हैदराबाद में हम लोगों ने जब एक क्लब को एक्सपोज़ किया, तो वहाँ की पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो अ, लगभग 20 से 25 लड़कियां एंगेज करी हुई थी इस पूरे के पूरे गैंग ने। 8 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया, और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन उनकी अभी चल रही है, और उस क्लब को इवेंचुअली बंद कर दिया गया। लेकिन जो उस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया वो ये था कि ये क्लब जो है यही एंगेज करते हैं इन लड़कियों को, और एक सैलरी तो उनको देते ही देते हैं, और कमीशन भी रहता है कि कितना आप बिल बिठवा रहे हैं किसी इंसान का। पूरा उनका खर्चा जो है उस शहर में रहने का यही कंपनीज जो हैं एंगेज करती हैं या देती हैं। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि उसने महीने में, हफ़्ते में 1 दिन गई, तो महीने के 2 लाख रुपए बनते हैं, तो 20% भी कमीशन हो, हाँ। मान लिया हमने, तो 40,000 रुपए तो उसके बन गए महीने के। अरे नहीं, 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 नहीं। इन लोगों को सैलरी मिलती है बकायदा। अच्छा। मतलब इतना धड़ल्ले से चल रहा है यशवंत जी ये, कि थोड़े दिनों पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक बंदे ने पोस्ट डाला हुँ। कि हम लोग हाई प्रोफाइल लड़कियों को ढूंढ रहे हैं जो बिल बढ़ाएंगी आदमियों का क्लब में अच्छा, बैठकर। ये सोशल उनको मीडिया पोस्ट है? सोशल मीडिया पोस्ट है, 5,000 रुपये प्रतिदिन उसको मिलेगा। तो 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। 2023 में मैंने एक गैंग को अरेस्ट करवाया गुड़गांव में। ये डेटिंग ऐप पे लड़की जाके मिलती थी लड़के से, उसके साथ होटल में जाती थी, कंसेंशुअली सब कुछ होता था। अगले दिन जाके पुलिस स्टेशन में बैठ जाती थी कि इसने मेरा रेप किया है। ऐसा वो पता नहीं कितने सारे लोगों के साथ कर चुके थे, लेकिन उनमें से 2 जो लोग हैं उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि हमसे किसी से 1.5 लाख रुपए ले लिया था, किसी से 2.5 लाख रुपए ले लिया था, और एक विक्टिम जो आया उससे 5 लाख रुपए की डिमांड हो रही थी। हुँ। तो मैंने गुड़गांव पुलिस को बताया, और बड़ा ही कोइंसिडेंस था कि जब इन दोनों लड़कों ने मुझे इंस्टाग्राम से अप्रोच किया था। पहला जो लड़का था वो 1.5 लाख रुपए गवा चुका था, तो मैंने कहा भई अब तो तुम पैसे दे चुके हो, कुछ हो नहीं सकता। और दूसरा जो लड़का था उससे 5 लाख रुपए अभी माँग रही थी। मांगे गए थे। जब मैंने इन दोनों से इंस्टाग्राम पे पूछा कि उस लड़की का नाम क्या है, तो दोनों का सेम नाम था। तब मुझे पता चला कि ये प्रॉपर गैंग है। तो गुड़गांव पुलिस को हम लोगों ने अप्रोच किया, फिर गुड़गांव पुलिस ने एक ट्रैप प्ले किया, और इस लड़की और उसके साथ जो उसके गैंग का बंदा था उन दोनों को रेड हैंडेड उन्होंने पकड़ा। तो डेटिंग ऐप से फाइनेंशियल जो मैंने बोला वो स्कैम तो चल ही रहा है कि पानी का 50,000 रुपये, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के जो क्राइम्स हो रहे हैं वो भी हो रहे हैं। बहुत सारे लड़के हैं जिनको एक्चुअल रेप केसेस में फंसा दिया जाता है, उनका अरेस्ट हो जाता है। फरीदाबाद का एक केस मैं आपको यशवंत जी बताती हूँ। वो आदमी उस औरत से मिला भी नहीं था,
कभी उसको देखा नहीं था, उसका नाम नहीं जानता था। 7 महीने पहले की इंसिडेंट दिखा के उस महिला ने ये कहा कि मैं फलाना दिन मूवी देखने गई थी, और प्लानिंग देखी आप, प्रॉपर प्लानिंग थी। ये लड़की एक्चुअल में उसी थिएटर में मूवी देखने गई थी और सीट भी इन्होंने उसके बगल में ही ली थी। और 7 महीने बाद इस महिला ने उसके ऊपर रेप का केस लगाया, ये कह के कि जब मैं थिएटर में मूवी देख रही थी, इस लड़के ने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी। मैंने जब वो कोल्ड ड्रिंक पी तो मुझे नशा हो गया। उसके बाद मैं निकलने लगी तो इस लड़के ने मुझे बोला, चलिए आपको नशा हो रहा है, मैं छोड़ देता हूँ घर। तो जिस अजनबी इंसान से आपने कोल्ड ड्रिंक ले ली और आपको नशा हो गया और आपको गलत लग रहा है, उसी इंसान से आप लिफ्ट भी लेती हैं। और पूरे मॉल में जहाँ पे जाने कितने सारे लोग होते हैं, ये महिला कहती है कि बेसमेंट में इस आदमी ने उसके साथ रेप किया। 50 लाख रुपए की डिमांड करी और इस आदमी को 33 लाख रुपए देने पड़े। तो उन्होंने कभी देखा नहीं, मिले नहीं थे वो? कभी नहीं मिले थे। संयोग था कि वो उसी थिएटर में उस दिन थे जिस दिन वो फिल्म देख रही थी। क्योंकि पूरा का पूरा ट्रैप ले किया हुआ था। पूरी रेकी करते हैं ये गैंग। इंसान कितना अमीर है। तो बड़ा खतरनाक है जी। आप पिक्चर देखने जा रहे हैं और किसी को पता है कि भैया आज ये फलां थिएटर में जा रहे हैं, तो वो अपनी चेयर बुक करा लेंगे। हाँ। और फिर 6 महीने बाद कहेंगे कि भैया ये उसी जगह पर थे। इतनी मजाकिया एफआईआर। लड़की कहती है मुझे डिप्रेशन हो गया था उस इंसिडेंट के बाद, तो मैंने इसलिए कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। फिर एक दिन मैं फेसबुक चला रही थी तो मुझे सामने इसकी फ़ोटो दिख गई, तो मुझे याद आया, अरे ये तो वही है। और पुलिस ने वो एफआईआर दर्ज भी करी और उस आदमी को इमीडिएटली अरेस्ट भी किया। एक खतरा तो ये है जो आप जाते हैं बाहर रेस्टोरेंट में। दूसरा ये है कि आप कहीं जाते हैं और फिजिकल हो जाते हैं और आपका वीडियो बन जाता है, फिर आपसे उगाही शुरू हो जाती है। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो मामला थाने पहुंच जाता है। तीसरा और ख़तरनाक है कि आप फिल्म देखने जाते हैं और पता है कि आप फिल्म देखने जा रहे हैं, आपकी बगल की कुर्सी बुक करा दी जाती है या आजू बाजू कहीं भी, और फिर 4-5 महीने के बाद होता है कि आप बगल में बैठे थे तो आपने कोल्ड ड्रिंक्स दे दिया, उसके बाद नशा हो गया, फिर बेसमेंट में आप ले गए, अपनी कार में आपने बलात्कार किया, आप जेल जाएंगे। नहीं तो 50 लाख रुपये आप दे दीजिए जो मांगे जा रहे थे। ये तो आप 3 खतरे आपने बताए, इस तरह का बाकी भी खतरा कुछ है? ऐसे विक्टिम्स हैं मेरे पास जो मैट्रिमोनियल ऐप से किसी महिला से मिले, उनको नहीं जचा थोड़े दिनों के बाद। और जिस समाज में आजकल हम रह रहे हैं वहाँ पे प्री मैरिटल सेक्स को इतना ज़्यादा, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, इतना कोई टैबू नहीं मानता। आज के समय पे लोग फिज़िकल हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से शादी तक बात नहीं पहुँची या लड़के ने मना कर दिया तो लड़की जो है रेप का केस लगा सकती है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने पिछले महीने एक केस क्वॉश किया जिसमें लड़का अब्रॉड रहता था, इंडिया आया, उनकी फ़ोन के ऊपर आपस में बातचीत चल रही थी। उसके बाद लड़की बहुत ज़्यादा पैसे मांगने लग गई। उनके रोके के अगले ही दिन उसने उस लड़के से 4-4.5 लाख रुपए किसी वजह से मांगे। लड़के ने दे दिए कि चलिए शादी के लिए मिले हैं, तो उसने दे दिए, लेकिन उसकी डिमांड्स बढ़ती गई और लड़के ने फिर मना कर दिया कि मैं नहीं शादी करना चाहता। लड़की ने रेप का केस लगा दिया और आप मानेंगे उसमें एलिगेशन क्या लगाया? जिस दिन उनका रोका हुआ था, जब पूरे के पूरे खानदान उनके एक उस जगह पे था, तो वो कह रही है कि उस समय पे ये मुझे एक कमरे में लेकर गया और इसने मेरे साथ सेक्स किया। तो कोर्ट ने जो है उस मामले को क्वॉश किया कि सब लोग वहाँ पे थे, कोई बनता नहीं है ये, कोई लॉजिक नहीं बनता है कि इतने लोगों के बीच में वो कमरे में अलग से आपको लेकर चला जाएगा। और जितनी भी आपकी व्हाट्सएप चैट्स हैं उससे साफ पत ज़ाहिर है कि आपके बीच में कभी सेक्सुअल रिलेशनशिप बना भी नहीं, लेकिन रेप का केस लग गया। कानून का पर्पज़ है लोगों को न्याय देना, और अगर वो इतना ज़्यादा एक तरफ़ा और बिल्कुल ही अंधा हो जाए तो वो लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन तो है ही है, उनके ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है। जैसे आपकी एक डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म आपकी थी, मार्टिर्स ऑफ मैरिज, आपने बताया कि इंडिया सन्स भी है जो झूठे रेप केसेस के ऊपर है। मैं यहीं आ रहा हूँ कि एक कर्नाटक के आदमी की कहानी है। ये इंडिया सन्स जो है, इसमें आपने कौन कौन से केस उठाए, कैसे केसेस हैं? इंडिया सन्स में प्रिंस की कहानी है। प्रिंस 18 साल का था जब उसे एक झूठे रेप के केस में जेल जाना पड़ा। उस बेचारे बच्चे को लगता था कि 2 दिन में निकल के आ जाएगा। पुलिस वाले सब उसको बोल रहे थे, बेटा तेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, तो 2 दिन में निकल के आ जाएगा, तुझे बेल मिल जाएगी। पैसे के लिए उसको फंसाया गया था और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से है वो। उसके पिताजी एक बहुत छोटी सी दुकान चलाते थे और उस समय तो एक्चुअली जब वो अरेस्ट हुआ था तब वो चाय की दुकान चलाते थे। 5 साल प्रिंस ने जेल में बिताए
इस झूठे इल्ज़ाम की वजह से। उसको कन्विक्ट कर दिया गया था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई थी, जबकि जिस समय पे ये कहा जा रहा है कि उसने ये बलात्कार की घटना को का कार्य किया, वो अपने दोस्तों के साथ लगभग 40 किलोमीटर दूर एक मूवी देख रहा था और सीसीटीवी फुटेज में वो कैप्चर हुआ है पूरा का पूरा। लेकिन लोअर कोर्ट ने जो है उसको सज़ा दे दी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि वो माइनर का केस था, पॉक्सो केस था। हाई कोर्ट ने फिर जो है उसको 5 साल बाद बरी किया। एक आईपीएस ऑफिसर है अमिताभ ठाकुर जी, उन्होंने, वो पॉलिटिकल वेंडेटा के विक्टिम थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ काफ़ी, उनके जो कैबिनेट में थे, उनकी वाइफ ने जो है करप्शन की जो है लोकायुक्ता में कंप्लेंट कर दी थी। तो उनको पहले फ़ोन के ऊपर धमकाया गया कि संभल जाओ। और उसके बाद उनके ऊपर, उनकी वाइफ नूतन ठाकुर जी के ऊपर, दोनों के ऊपर जो है बलात्कार की धाराएं लगा दी गई। एक महिला द्वारा नहीं, 2 महिलाओं द्वारा। ये कहा गया कि अमिताभ जी ने उसको नौकरी के झांसे से अपने घर पे बुलाया और नूतन जी की प्रेजेंस में उनके साथ बलात्कार किया। उन दोनों को 3 साल लगे अपनी बेगुनाही साबित करने में। और अमिताभ ठाकुर जी का एक बहुत बिल्कुल सही जो स्टेटमेंट मेरी डॉक्यूमेंट्री में है वो ये है कि जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा तो फ्रंट पेज न्यूज़ थी वो, लेकिन जब उनको निर्दोष साबित कर दिया गया तब किसी ने कहीं पे छोटा सा लिख दिया। तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में तो वो रेपिस्ट ही कहे जाएंगे, चाहे उनको इनोसेंट प्रूव हो गए। अदालतों के ज़रिए भी यह बात कही गई है कि ऐसे लोग जो इस तरह के मामलों में फंस जाते हैं और लंबे समय बाद जा कर के वो बरी हो पाते हैं, तो उनका जो नाम खराब हो जाता है, मान सम्मान को नुकसान पहुंचता है, ठेस पहुंचती है, उसकी वापसी का भी कोई इंतज़ाम होना चाहिए व्यवस्था में। बिल्कुल। तो इस तरह का मामला आप पाती नहीं है। डैमेज्ड मीन्स डैमेज्ड। 12 साल हो गए मुझे काम करते हुए यशवंत जी। 12 केसेस भी ऐसे नहीं मेरे संज्ञान में हैं जहाँ पे महिला को सज़ा मिली हो झूठा बलात्कार केस करने के लिए। 4 केसेस हैं मेरी जो मैंने देखे हैं जिसमें महिला को सज़ा हुई हो, जबकि हज़ारों ऐसे केसेस हैं जो बिल्कुल झूठे हैं। और इंडिया सन्स में एक बहुत बहुत ही ज़्यादा दिल को परेशान करने वाली अरविंद की कहानी है। उन्होंने 23 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा। उनकी पत्नी ने पहले तो उनको ये धमकी दी कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे को रेप के केस में फंसा दूंगी। ज़बरदस्ती की गई शादी थी। उसके बाद कुछ ही महीनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। उसके बाद उसके ऊपर दहेज का और डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया। 8 साल बेचारा जद्दोजहद में लगा रहा, कानून भी पढ़ा उसने, लॉ भी किया अपने केसेस लड़ने के लिए, और 8 साल बाद बेचारा उन चीज़ों से, झमेलों से निकला। लेकिन उस महिला ने, रिचा है उसका नाम, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। हर जगह पे उसको स्टॉक करती थी, हर जगह उसके पीछे पहुंच जाती थी। जिस नौकरी को ज्वाइन करता था नौकरी से निकलवा देती थी। उसकी समाज में इतनी बेइज्जती कर दी थी कि वो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। और फाइनली उस महिला ने उसके ऊपर रेप केस लगा दिया। 15 दिन वो जेल में रहा। उसके बाद जब वापस आया फिर दोबारा से कोशिश कर रहा था अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने की, लेकिन इस महिला ने फिर उसके बाद उसके साथ उसके परिवार को परेशान करती थी, उसको परेशान करती थी, कहीं पे नौकरी नहीं करने देती थी। तो इवेंचुअली एक दिन क्या हुआ, वो ऑफ़िस गया हुआ था, ऑफ़िस से निकल रहा था तो उसका बैग लेकर भाग गई। उसमें लाखों रुपए थे, ऑर्गेनाइजेशन का सारा सामान था। उसे जब पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस ने सीरियसली नहीं लिया और अरविंद उसके बाद टूट गया। 23 पन्नों के सुसाइड नोट में अरविंद ने ये लिखा, यशवंत जी, कि मेरी मौत का कारण पहला अंधा कानून है और दूसरी रिचा है। उसने लिखा कि पुरुषों की तो ऐसी हालत हो गई है भारत में कि वो तो बेचारे पैदा होते ही गुनाहगार मान लिए जाते हैं। आपके पास जो केसेस आते हैं, फ़ोन करते होंगे लोग, बताते होंगे मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ज़्यादातर मामले कैसे होते हैं? पहले बहुत ज़्यादा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आते थे, लेकिन अब पिछले 4-5 सालों से रेप केसेस की भरमार है, झूठे रेप केसेस की। ऑलमोस्ट हर रोज़ में हमारे पास 2 या 3। डेटिंग ऐप का क्या दर है ये? मुझे लगता है कि निर्भया का जब केस हुआ बहुत ही भयावह था। उसके बाद हमारे लॉज को बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया गया और उसका लोग बहुत ज़्यादा बेजा इस्तेमाल करने लग गए। अब जितना 498 का मिसयूज़ होता था, हालांकि नंबर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं,
रेप केसेस का भी उसी ट्रैजेक्टरी पे हैं, रेप केसेस का मिसयूज़ भी, और इवेंचुअली आई होप किसी दिन कोई अच्छी गाइडलाइन आ जाए। कई लोग ये कहते होंगे आपसे कि आप जो काम करती हैं दरअसल महिलाओं के खिलाफ काम करती हैं, उनका इंटरेस्ट, उनका राइट, उनका प्रोटेक्शन, उनके लिए बना कानून, उस सबको आप चैलेंज करती हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरा काम महिलाओं के खिलाफ है। मुझे लगता है कि मेरा काम क्रिमिनल्स के खिलाफ है, जिन्होंने महिला होने का चोला ओढ़ा हुआ है। गलत कोई भी हो सकता है यशवंत जी, पुरुष भी गलत होते हैं, बहुत सारे गलत होते हैं, लेकिन महिलाएं भी बहुत हैं जो बिल्कुल गलत हैं, जो खुद क्रिमिनल माइंडसेट की हैं, जो किसी इंसान को एक्सप्लॉइट करने से पहले 2 बार भी नहीं सोचती हैं, और उतने ही नेगेटिविटी या उतने ही नेगेटिव ट्रेट्स उनमें हैं जितने कि पुरुषों में होते हैं। तो मेरा काम जो है ऐसी महिलाओं को एक्सपोज करना, ऐसी महिलाओं को कानून के दायरे में लाना और ऐसी महिलाओं को पनिश कराना है। तो अगर किसी को लगता है कि मेरा काम महिलाओं के खिलाफ है, तो मुझे लगता है कि जो लोग महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं वो भी पुरुषों के खिलाफ काम कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियों की नज़र में आप खटकती होंगी कि इस महिला ने जो है वो हम लोगों का काम धाम जो है ना उस पर पानी फेर दिया है। ऐसे भी पोस्ट्स या मैसेजेस मुझे लड़के भेजते हैं कि मैम आपका मैं काम फॉलो करता हूँ और ये लड़की मेरे को फंसा रही थी और मेरे को समझ में आ गया कि ये पक्का ट्रैप है और मैम मैं बच गया, आपके काम की वजह से बच गया। एक बहुत ही प्यारा मैसेज आया एक लड़के का, उसके ऊपर झूठा रेप केस लगा दिया था उसकी गर्लफ्रेंड ने, और मैंने उस मैटर को सोशल मीडिया पर उठाया। उस लड़की की रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो उससे 25 लाख रुपए मांग रही है कि 25 लाख रुपए दे दो या तो मुझसे शादी कर लो और नहीं तो मैं तुम्हारे को रेप के केस में फंसा दूंगी। और वो लड़का रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि मैं अपने आप को बेच भी दूं तो मैं 25 लाख रुपए नहीं तुम्हारे को दे सकता। तो मैंने जितने भी सबूत थे वो सोशल मीडिया पर डाले। उसका नाम नहीं लिखा, ना ही लड़की का नाम लिखा, लेकिन पुलिस को टैग करके मैंने कहा कि इतने अंधे मत हो जाइए कि इतने सारे सबूत होने के बावजूद आप इस लड़के को जो है अरेस्ट कर लें। उस लड़के को ना ही तो पुलिस ने अरेस्ट किया, मेरे सबूतों को और उसके सबूतों को देखा, और कल उस लड़के का मैसेज आया कि मैम 1 साल हो गया है, मैं हंस पाता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ खुश रह पाता हूँ सिर्फ आपकी वजह से। अगर किसी भी इंसान के साथ इस तरह का कोई भी वाक़या हो रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी आज के समय पे संस्थाएं हैं जो पुरुषों के लिए काम कर रही हैं। दीपिका, कुछ एक मामले ऐसे होते हैं जिसमें पति पत्नी हैं और पारिवारिक ज़िंदगी ठीक चल रही है, लेकिन आखिर में आकर के विवाह टूट जाता है, नहीं बन पाती है, कहीं ना कहीं बच्चा होता है। उस बच्चे की कस्टडी माँ के पास चली जाती है और बाप जो है बच्चे से मिलना चाहता है, लेकिन उसको वो मिलने नहीं देती है। और 1-2 मामले मैं जानता हूँ। कानून ऐसा है कि पिता तड़प जाता है लेकिन वो अपने बच्चे से मिल नहीं पाता है। मेरे काम का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो पेनफुल पार्ट है वो ये केसेस हैं। इतने इंटेलिजेंट, हाईली प्लेस्ड, कोई आईआईटी से पढ़ा है, कोई आईएम से पढ़ा है, पूरी ज़िंदगी मेहनत करके और अपने परिवार को पालने के लिए इतनी उन्होंने जद्दोजहद करके और एक मुकाम पर वो पहुंचते हैं। फिर शादी होती है, बच्चा होता है, इतना बच्चे से लगाव होता है, और उसके बाद अगर शादी किसी भी वजह से टूट जाती है तो वो अपने बच्चों को देख भी नहीं पाते हैं। एक केस है रोहतक से, मनोज धंखड़ का। उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसको मास्टर्स करवाई, उसके बाद वो दिल्ली में आके जॉब करने लगी। उनका किसी और के साथ अफेयर शुरू हो गया, मनोज को पता चल गया, इस वजह से बात बिगड़ गई। वो अपने बच्चे को ले गई अपने साथ, छोटा सा बच्चा था। आयरलैंड चली गई उसके बाद पढ़ाई करने के लिए, अपने बच्चे को अपने माता पिता के पास छोड़ के। पिछले 7 साल से मनोज दर दर ठोकरें खा रहा है अपने बच्चे के लिए। हाई कोर्ट तक जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। शनिवार को विजिटेशन, पिता का राइट बनता है। शनिवार को विजिटेशन के ऑर्डर्स थे, जाता था, दरवाजे खटखटाता था, कोई मिलने नहीं देता था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो एक दिन स्कूल से अपने बच्चे को ले गया, और उसके बाद वो महिला जो है, किडनैप हो गया मेरा बच्चा, अबडक्ट हो गया मेरा बच्चा, पूरा सोशल मीडिया पे उसने अपनी झूठी कहानी जो है फैला दी। एफआईआर हो गई 1 हफ्ते, लेकिन मनोज अपने बच्चे के साथ रहा और बहुत प्यारी मेमोरीज उसने क्रिएट करी अपने बच्चे के साथ। लेकिन अब जो है ये कदम उठाने की वजह से कोर्ट्स बिल्कुल मनोज के खिलाफ हो गए
और उसके बाद मनोज को जितना भी एक्सेस था वो भी ख़त्म हो गया, और अब उनकी पत्नी जो है वो आयरलैंड परमानेंटली सेटल हो गई और बच्चे को भी वहाँ पर ले गई हैं। और ऐसे हज़ारों मनोज हैं यशवंत जी, हज़ारों। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग, पॉक्सो के केसेस लगवा रहे हैं बच्चियों से, पिताओं के ऊपर, झूठे। हाँ। अभी केरला हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, उसमें महिला ने अपनी बच्ची के थ्रू झूठा अपने पति के ऊपर पॉक्सो का केस लगाया। अच्छा। कोर्ट ने जो है उनको बरी करते हुए कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में अगर पॉक्सो का चार्ज पिता के ऊपर लगता है तो उसकी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं जहाँ पे महिला द्वारा जो है कस्टडी में एक एज पाने के लिए पिता के ऊपर झूठा पॉक्सो तक का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। एक कौशलेंद्र हैं दिल्ली से, अभी बरी हुए हैं 2 साल की जद्दोजहद के बाद। उनकी पत्नी ने उनके ऊपर झूठा पॉक्सो का केस लगाया, और सोचिए यशवंत जी, झूठ बोलने की हद। वो कहती है कोर्ट में जब कौशलेंद्र अपने बेटे से मिलने जाते थे तो कोर्ट के अंदर उन्होंने अपने बच्चे को सेक्सुअली असॉल्ट किया, इतने सारे लोगों के बीच में। बरी हो गए हैं वो, लेकिन एक पिता के लिए अपने ही बच्चे के सेक्सुअल अब्यूज का झूठा चार्ज बहुत बड़ा सदमा है। लेकिन महिला को कोई पनिशमेंट नहीं, और इसीलिए बहुत सारी महिलाएं जो हैं धड़ल्ले से कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं। ये है, क्योंकि आपने एक बार आदमी पे तो आरोप लगा दिया, उसने सज़ा भुगत ली, बाद में पता चलता है कि ये गलत था, तो आपके खिलाफ कुछ नहीं होता है। और यह जो आज़ादी है उसने बहुत हद तक गुंजाइश दे रखी है कि आप जो चाहें वो करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल झूठे केसेस जो हैं हाई कोर्ट स्क्वॉश कर रही हैं, लेकिन फाइन भी नहीं लगाती हैं महिलाओं के ऊपर। ये कौन सा न्याय है? अभी परसों की एक जजमेंट है जिसमें एक आदमी ने महिला को अभद्र मैसेजेस किए और उस महिला ने एफआईआर फाइल कर दी। पिछले 8 साल से मुकदमा चल रहा था, फाइनली इन दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया और ये कोर्ट में गए कॉश के लिए। कोर्ट ने उस बंदे के ऊपर फिनेंशियल फाइन लगाया है, कम्युनिटी सर्विस करने को उसको बोला है 2 या 3 महीने 2-3 अलग ऑर्गेनाइजेशंस पे। आप एक पुरुष को अगर उसने गलत किया है तो आप एक टोकन के तरीके से, क्योंकि उनकी सेटलमेंट हो गई, आप फिर भी पनिश कर रहे हैं। आपके पास, आप अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आपने गलत किया है तो चलो सेटलमेंट भी होगी, लेकिन हम आपको पनिश करेंगे क्योंकि आपने गलत किया। बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है, पनिश कीजिए। लेकिन ऐसे बिल्कुल झूठे रेप के केसेस, झूठे डाउरी के केसेस, जहाँ पे सालों साल बेचारे परिवार जो है बर्बाद हो गए, वहाँ पे आप जब कॉश कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, आप महिला को क्यों नहीं पनिश करते हैं? आप महिला के ऊपर फाइन क्यों नहीं लगाते हैं? कानून का कोई मजाक उड़ा रहा है, आप उसको देख रहे हैं और उसको अलाउ कर रहे हैं, फिर तो आप लोगों को बता रहे हैं कि हाँ जी, पैसे की उगाही के लिए आप झूठे केसेस लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में कॉश भी हम लोग करेंगे तो आपको कोई सज़ा नहीं देंगे। क्यों नहीं कोई लगाएगा? वाजिब सवाल है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं। जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि नेकी एक दिन काम आती है, हमको क्या समझाते हो, हमने बेबस मरते देखे प्यारे प्यारे लोग। तो ये जो बेबसी कहानियाँ हैं और आदमी की का यकीन नेकी पर से उठ जाता है कि हमने तो अच्छा ही किया, मेरे साथ अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है और वो बर्बाद हो जाता है। दीपिका अपने सवाल को इतनी संजीदगी से लेती हैं। आप पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उसके बाद आप जर्नलिस्ट हुई और दोनों पेशे छोड़ करके आपने इसको कैंपेन के तौर पर उठाया। तो ज़िंदगी के मायने तलाशने वाले लोग, जिनको लगता है कि ज़िंदगी किसी भी हद तक जाए लेकिन वो अपने मतलब को हासिल करे, उन लोगों में से देविका हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच यशवंत जी।